हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है 24 मार्च को हमारा सामान्य हिंदी का पेपर है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। तो आपका पेपर है तो आपको इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपी को लिखेंगे कैसे एग्जाम में। कॉपी लिखने का बहुत सिंपल वे होता है, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत सी जगह गलतियाँ कर देते हैं। इसलिए आज जो है आपके सामने हम कॉपी कैसे लिखी जाती है वो हम आपके सामने लेके आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें, देखिए कि आप इस तरीके से बोर्ड में लिख के 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। 95 प्लस का स्कोर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 65.5 नंबर आए हैं जिसको 66 कहा जाएगा। तो ये तो 70 आउट ऑफ 66 है, और अगर 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिला दिए जाए तो टोटल ये 90 प्लस पहुँचा, मतलब 96। और ये जो है जिसकी कॉपी है वो यूपी 78 क्लासेस की एक बालिका है अनुष्का, उसने लिखा है। तो ये वे जो है ये मेरे द्वारा बताया गया है, और इसी तरीके से आप भी लिखेंगे तो आप भी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 मार्क्स हैं, उसके 66 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको ये सब जो चीज़ें पता होंगी कि परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ लिखना है, और यहाँ पे शब्दों में लिखना है, विषय लिखना है, विषय कोड लिखना है। ठीक है, और परीक्षा का दिन और कौन सी तारीख को आप दे रहे हैं, केंद्र का नाम, जैसे यहाँ यूपी 78 क्लासेस पढ़ा है तो आप जहाँ पेपर देने जा रहे होंगे वहाँ का केंद्र का नाम पड़ेगा। इसी तरीके से आपको फर्स्ट पेज भरना होता है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पेज आज आपको क्या करना होता है, भरना होता है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो कॉपी देखिए, सबसे पहले हिंदी का पेपर हाई स्कूल वालों को ये बात याद रख लेनी है कि सबसे पहले हिंदी का पेपर बेटा क्या करना है कि खंड खा से करना स्टार्ट करना। खंड खा से करना, क्यों स्टार्ट करना है खंड खा से करना है, इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि आपको पता है कि खंड खा में ही वो चीज़ें होती है जो हमको नंबर स्कोर करा सकती है। जैसे कि पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव हो गए, विभक्ति वचन धातु रूप, इसको 2-2 अक्षर में लिखना होता है, लेकिन नंबर 3-3 2-2 नंबर मिल जाते हैं। और आप ये बताइए लास्ट तक जाते जाते ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, छूट जाती है। इसलिए हमारी ये सब चीज़ें छूटे ना, छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए सबसे पहले हमको खंड खा से करना होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट का बच्चा हो चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो। आप देख सकते हैं हम कॉपी में आपको दिखा रहे हैं, आप इसी तरीके से कॉपी लिखेंगे जाके वहाँ पे। तो आपके सामने जैसे कि प्रश्न संख्या 6 से स्टार्टिंग की है बालिका ने, प्रश्न संख्या 6। याद रखिएगा कभी भी कॉपी लिखते समय आपके पास स्केल होता है, स्केल जिसको फुटा कहा जाता है, उसके मार्जिन लाइन खींचनी होती है दोनों तरफ स्केल रख के, दोनों तरफ ब्लैक स्केच से। याद रखिएगा ऑलवेज ब्लैक स्केच से दोनों तरफ लाइन खींचेंगे हम लोग, मार्जिन लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बात याद रखिएगा क्या कि हेडिंग जो पड़ती है, जो हेडिंग पड़ी है, ये जो हेडिंग पड़ी हुई है आपको दिख रहा होगा, ये जो हेडिंग आपको दिख रही थी प्रश्न संख्या 6 का अथवा, ये हेडिंग में आपको एक बात याद रखनी है क्या कि हेडिंग कभी भी स्केच पेन से नहीं पड़ती है। इसके पेन से इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि पीछे वाले पेज में चीज़ें छप जाती हैं, जाके पीछे वाले पेज में चीज़ें ना छपे, इसलिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। सिंपल वे में सब चीज़ें लिखते हुए चलना है। ब्लैक पेन से, देखो इसने हेडिंग डाली हुई है, ब्लैक पेन से ही आपको हेडिंग डालनी है। स्केच का यूज नहीं करना है हेडिंग में, क्योंकि आपकी कॉपी पीछे छपी हुई मिलेगी और बेकार भी लग सकती है। इसलिए ये हमारे द्वारा बताया गया है बच्चों को, और बच्चे की कॉपी आप देखिएगा भी खुद पता चलेगा सब चीज़ें। तो इसने देखो कितने सुंदर तरीके से लिखा है प्रश्न संख्या 6 का अथवा। आप याद रखिएगा प्रश्न संख्या 6 से ही स्टार्ट करना है हमको, प्रश्न संख्या 6 से ही स्टार्ट करना है। याद रखिएगा क्लास 10 के बच्चे, और अगर इंटर का बच्चा तो वो खंड खा से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 में क्वेश्चन जो आया है वो इसकी हिंदी लिखने के लिए आई थी। आप जैसा आपको पता है पैसेज भी आता है हमारे पास और श्लोक भी आता है, तो इस बच्ची ने श्लोक का अर्थ लिखा है। और आप समझिए कभी भी श्लोक का अर्थ लिखना हो तो पहले तो संकेत डालो, और पूरा श्लोक नहीं लिखना होता है। आपको ये सब चीज़ें तो पता है, श्लोक लिखने के बाद डैश डैश करके लास्ट वाली लाइन लिख दी जाती है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संदर्भ नहीं लिखेंगे तब तक आपका अनुवाद गलत माना जाएगा। मतलब सर क्या, एग्जामिनर ये पता करना चाहता है कि अगर आपका संदर्भ सही है तो वो ये पता कर लेगा कि आपको उसके चैप्टर के बारे में नॉलेज है। और आप संदर्भ ही गलत लिख रहे हो तो उसके माइंड में ये पॉइंट बैठ जाएगा कि आपको संदर्भ ही नहीं पता है। जब जीवन का हमारे चैप्टर का नाम ही नहीं पता है तो हम अनुवाद क्या लिखेंगे। इसलिए ऑलवेज आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारा ये जो है बिल्कुल सही होना चाहिए संदर्भ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी। याद रखिएगा कि सबसे पहले हेडिंग जो पड़ती है ब्लैक पेन से पड़ती है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद ऑलवेज हमको जितनी भी हेडिंगें हैं वो सब ये जो मार्जिन लाइन खींची इसके अंदर लिखना होता है, मतलब इसके अंदर। ठीक है, ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी कोई भी चीज़ हमको इस लाइन में नहीं लिखनी होती है, क्योंकि जब हम सेकेंड कॉपी लेते हैं और उसको जब बांध रहे होते हैं तो आधे से ज़्यादा नंबर्स छिप जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको जितनी भी चीज़
चीज़ें देखो यहाँ पे सब बच्चे ने ऐसे ही किया, जितनी भी चीज़ें इस बॉक्स के बाहर इस साइड लिखनी है, ठीक है, इस बॉक्स के इधर नहीं लिखनी है आपको, ये बात आपको याद रख लेना, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और बात समझिएगा जरा, हम क्या बताना चाह रहे थे कि ऑलवेज हेडिंग ब्लैक पेन से पड़ेगी, और जितनी भी हेडिंग है सब इस बॉक्स के बाहर मतलब इधर की ओर पड़ेंगी। और याद रखिएगा कभी भी हेडिंग के नीचे ब्लैक स्केच से लाइन नहीं खींचेगी। कॉपी को अगर आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो आप इतना करिएगा कि ब्लैक पेन से हेडिंग होनी चाहिए, मिडल हेडिंग सब होनी चाहिए। आपको हम वे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से कॉपी लिखी गई है। आप इस तरीके से लिखोगे तो 96 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 95 प्लस आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या बात याद रखनी है कि ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी है ये कहाँ पे, इस बॉक्स के इधर लिखी है, तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे लाइन खींची ब्लैक स्केच से, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन का आंसर जब कंप्लीट हो जाए, तब आपको ब्लैक स्केच से नीचे क्या कर देनी है, लाइन खींच देनी है, ठीक है। और याद रख लीजिएगा जितनी भी हेडिंगें हैं, जितनी भी हेडिंगें हैं सबके नीचे ब्लू स्केच आता है हमारा 3 रुपये का, ब्लू स्केच से लाइन खींचनी होती है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसने प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट कर लिया, देखिए उसके नीचे लाइन खींची है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे हम बात कर रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 7 में हमारा श्लोक लिखने के लिए आता है। तो श्लोक में देखो कितना अच्छे से श्लोक लिखा है। ऑलवेज हेडिंग जो होती है मिडल हेडिंग पड़ी होती है, मिडल हेडिंग होनी चाहिए ऑलवेज, तो मिडल हेडिंग इसने डाल रखी है प्रश्न संख्या 7 का। उसके बाद इसने श्लोक लिखा है बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो इसमें भी आप इसको 2 नंबर मिले हैं। तो इस तरीके से आपको श्लोक भी लिखना है। मतलब कहने का मतलब ये है हेडिंगें जितनी भी है मिडल होनी चाहिए, स्केच का यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है हेडिंग के लिए। लेकिन जब हम लोग हेडिंग डाल लेंगे उसके नीचे ब्लू स्केच से लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 का खा आया है। प्रश्न संख्या 7 के खा में इसने क्या किया है, देखो फिर से इसने यही किया कि हेडिंग जितनी है बेटा सबकी सब मिडल होनी चाहिए, बीचों बीच होनी चाहिए। और याद रखना पड़ेगा क्या, ये हेडिंग देखो बीचों बीच है, याद रखना ये है, हमको ये पॉइंट ये याद रखना है कि कभी भी ये जो दिख रही है लाइन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, सब इधर लिखना होता है जहाँ जहाँ लाइन खींची है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर भी देखो इसने यहाँ पे डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है। इस तरीके से आपको भी करना है। हेडिंग फिर से सुन लो, मिडल होनी चाहिए, ब्लैक स्केच से नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। और इस तरीके से आप कॉपी देख सकते हैं किस तरीके से इसने कॉपी लिखी है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो कितने क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ तो प्रश्न संख्या 8 आ गया। और देखो कितने प्यारे ढंग से इसने लिखा है करुण रस। करुण रस की परिभाषा लिख रही है, तो मिडिल हेडिंग डाल दी करुण रस। तो बहुत सा बच्चा तो कुछ हेडिंग ही नहीं डालता है, खाली डायरेक्ट परिभाषा लिखना स्टार्ट कर देता है। ये गलत है, आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हर बार 8वें का का है तो 8वें का का डालो। बहुत सा बच्चा क्या करता है, 8वें का का यहाँ तो डाल दिया, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन करता है तो खाली यहाँ पे प्रश्न संख्या खा डालता है। गलत, ये पूरा 8वें का खा डालना होगा जिससे कि एग्जामिनर को पता चल सके आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉपी आपने देखी, तो परिभाषा करुण रस की लिखी है बच्चे ने। परिभाषा लिखेंगे, देखो हेडिंग जितनी है सबकी सब इस बॉक्स के बाहर की ओर मतलब इधर की ओर लिखी हुई है, ठीक है। और याद रखो जितनी भी हेडिंग है देखो ब्लैक पेन से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, इसलिए कॉपी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, आपको दिख रहा होगा। इसलिए आपको एक बात और याद रखनी है क्या, कि हेडिंग ऑलवेज ब्लैक पेन से पड़ेगी, उसके नीचे ब्लू स्केच से लाइन खींचेगी, ठीक है। तो परिभाषा से डाल रखी है क्या, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आप लोग खुद लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8वें का खा। देखो 8वें का खा इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, और 8वें के खा में उसी प्रकार जिस प्रकार हेडिंग पढ़ रही है बार बार उसी प्रकार से हेडिंग बच्ची डाल रही है। और याद रखो जितनी अच्छी कॉपी होगी उतने नंबर आपको एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 8वें का खा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो कितने सुंदर ढंग से लिखा है परिभाषा। हेडिंग जरूर पढ़ी, हेडिंग जरूर पढ़ी होनी चाहिए आपकी भी। उसके बाद जो है ये उदाहरण आ गया है। उदाहरण में देखो कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। याद रखना उदाहरण की हेडिंग खाली ब्लैक पेन से होती है, लेकिन उदाहरण ब्लैक पेन से नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। उदाहरण ऑलवेज किससे होता है, ब्लू पेन से, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद 8वें का गा देखो बच्चे ने लिखा है, तो मिडल हेडिंग पढ़ी है, बार बार बोल रहे मिडल हेडिंग में डालना है सब चीजें। बहुत से बच्चे तो सोल्टा छंद लिखते ही नहीं, खाली प्रश्न संख्या 8 का गा परिभाषा लिखना स्टार्ट। अरे भैया किसकी परिभाषा लिख रहे हो, 2 चीजें पूछते हैं ना, रोला और सोल्टा। तो जिसकी आप परिभाषा लिख रहे हो उसकी हेडिंग डालो बीचों बीच, उसके बाद साइड में हेडिंग परिभाषा और एक उदाहरण। तो मात्राएं जरूर लगाइएगा क्योंकि मात्राओं के नंबर मिलते हैं। देखो 2 में से 2 नंबर बच्चे को मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से इसने कॉपी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर।
90 का का, यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का बता रहा है। देखो यहाँ पे उपसर्ग के प्रत्यय दे रखे, और बच्चा क्या करता है, अनु लिखा, यहाँ पे आ लिख देगा, यहाँ पे उब लिख देगा, एक ही पूरी लाइन में गोचा पोची कर देता है, एक ही पूरी लाइन में तीनों के आंसर लिख देता है। अरे भैया वहाँ पे पूरी कॉपी का यूज करना है, पूरी कॉपी का यूज करना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे, नंबर 1 यहाँ, नंबर 2 यहाँ, नंबर 3 यहाँ, इस तरीके से कॉपी लिखेंगे। तो देखो इसमें 3 में से 3 नंबर इसको यहाँ पे मिले हुए हैं, मिले हैं कि नहीं मिले, इस तरीके से आपको भी नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जरा समझिएगा, याद रख लेना, प्रश्न संख्या 1 ऊपर, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3। बहुत सा बच्चा लाइन ही नहीं छोड़ता, 1 2 3 ऐसे लिख देगा। याद रखो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के उपसर्ग प्रत्यय लिखने होते हैं, जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे, खिचड़ी ना पके। देखो बच्चे आप देख सकते हो, हम इसलिए कॉपी लिखना दिखा रहे हैं, ये कॉपी इसलिए हम लेके आए क्योंकि इसने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ना। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है, आप देख सकते हैं और हिंट लगा सकते हैं कैसे कॉपी लिखी जाती है। 90 के खा में हेडिंग देखो फिर से पड़ा है, बस बच्चा क्या करता है, 90 का यहाँ पे डाल दिया, बस यहाँ पे अब 90 का खा नहीं डालेगा, खाली खा डाल देता है। अरे भैया किसका खा लिख रहे हो, ये फिर से डालना पड़ता है, तो 90 का खा लिख रहे हैं हम लोग, तो 90 का खा डाल देते हैं। उसके बाद देखो करना चाहते तो आई का प्रत्यय, तो उसने उपसर्ग यहाँ लिख दिया, प्रत्यय मतलब मिठाई, चाहते तो ये तो यहाँ पे लिख के हम लोग लिख सकते थे इसी लाइन में, लेकिन क्या करना है, हम लोग को लाइन का पूरा यूज करना है बेटा वहाँ पे जाके, तो एक के नीचे एक हम लोग को लिखना है लाइन छोड़ छोड़ के, जिससे कि हमारी कॉपी भी अच्छे से भर सके। उसके बाद 90 का गा देखो फिर से हेडिंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ी है। तो 90 के गा में 2 चीज़ें आती हैं समास विग्रह करने के लिए, तो रात दिन और चौराहा, चौराहा, ठीक है, चौराहा लिखा है ये, तो याद रखिएगा। इसने देखो कितने अच्छे, बहुत सा बच्चा फिर से बता रहे हैं, रात और दिन लिखिएगा और समास का नाम लिखना भूल जाता, तो बेटा समास का जरूर नाम याद रखो। हमारे पास समास तो 2 ही होते हैं, एक तो 2 ही बचे हुए हैं, एक तो द्विगु समास बचा हुआ और एक द्वंद्व समास बचा हुआ है। तो जिसके बीच में डैश होता है, मतलब जिसमें बीच में और का लोभ होता है, वो होता है द्वंद्व समास, और संज्ञावाची जो हमारा समास होता है वो होता है द्विगु समास। तो चौराहा, 4 राहों का समूह, ये संख्या है, मतलब संख्यावाचक अगर कोई होता है तो वो हमारा द्विगु समास होता है। तो इस तरीके से हमको चीज़ें वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सभी बच्चे याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे पॉइंट से। हेडिंग जरूर पड़ी होनी चाहिए, वो मिडल, देखो इसने लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है कि नहीं, इस तरीके से आपको भी लिखना है। ये नहीं कि रात दिन लिख दिया, उसी के नीचे दूसरा नंबर डाल के यहाँ पे लिख दिया चौराहा, नहीं, एक लाइन जरूर छोड़िए जिससे कि स्पष्ट चीज़ें दिखाई दे सके, ठीक है। आइए बात करते हैं 90 के घा की। तो ये देखो भैया हमारा समास लिखने वो आया था तत्सम तद्भव, तो धीरज का धैर्य इसने लिखा है, बहुत सुंदर आंसर दिया है। और उसके बाद पाथर का पत्थर लिखा, ये भी सही है। तो देखो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के सब चीज़ें लिखी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉपी आपको खुद दिख रही होगी। उसके बाद 90 का डा पे हम बात करें, देखो 90 का डा इसने लिखा है, 90 का डा में पहाड़, इसके पर्यायवाची शब्द लिखे, लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है बेटा, पूरी लाइनों का यूज करना होगा। जितने भी नंबर है सब इधर ही पढ़ेंगे, इस साइड कुछ नहीं पढ़ना होता, ये बात याद रखिएगा, इधर कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम क्या बात करना चाह रहे हैं, देखो हेडिंग, जितनी भी हेडिंग है भैया बीच में पड़ी, ठीक है। देखो इसने ये भी संधि विच्छेद किया है, संधि विच्छेद करते समय पहले क्वेश्चन जरूर लिखा करो, ये सब क्वेश्चन जरूर लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखना ना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे एक एक नहीं बहुत सारे आते हैं, 4-5 देता है, बोलता है किन्हीं 2 के लिख दो, तो किन्हीं 2 में से भैया लिखो तो कौन से क्वेश्चन का लिख रहे हो, तो क्वेश्चन जरूर डाल दिया करिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद विभक्ति वचन, देखो विभक्ति वचन है, नदी का लिखा है इसने, सप्तमी विभक्ति का है नद्य, तो ये हमने काट रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये कटा हुआ है, इसलिए इसके यहाँ पे 1 नंबर यहीं पे कट गया उसके। तो 1 नंबर अगर ये सही लिखती तो उसके 97 मार्क्स आते, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब जो है आप बिल्कुल तैयार करके जा रहे हैं तो आपके कहीं भी गलती नहीं होगी, कॉपी ऐसे लिखना है बस। फल का सप्तमी विभक्ति एकवचन फले होता है, तो इसने लिखा है तो 1 नंबर इसको मिले हुए। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी होती है, हेडिंग बीचों बीच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो कितना अच्छा लिखा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं बेटा कि देखो पठावा का धातु रूप पुरुष वचन लिखना था। बच्चा क्या करता, धातु यहाँ पे हेडिंग डाल के पुरुष, यहाँ पे लकार, यहाँ पे वचन, इतने में ही सब चीज़ निपटा देता। अरे भैया पूरी कॉपी का यूज करना है हम लोगों को। देखो किस तरीके से हम आपको वे दिखा रहे, इसी वे में लिखना है आपको। देखो हेड जिसका जैसे 4-5 देता है, पटिश्यामी दे दिया, पटिश्यामी धातु रूप पुरुष वचन लिखो, तो आप पहले तो क्वेश्चन लिखोगे जिसका आपको लिखना है, उसके बाद धातु पहली हेडिंग, लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग लकार, तीसरी हेडिंग पुरुष, चौथी हेडिंग वचन, इस तरीके से लिखो जितने कि इतने बड़े में हमारा क्या खाली सिर्फ यही आ पाए। इस तरीके से कॉपी लिखनी है बेटा, याद रखिएगा। हेडिंग के नीचे ऑलवेज ब्लू स्केच से लाइन होनी चाहिए हेडिंग के नीचे, और हेडिंग ब्लैक पेन से पड़ी होनी चाहिए, ना कि स्केच से। फिर से बोल रहे स्केच से मत डालिएगा। उसके बाद पेड़ से पत्ते गिरते, ये देखो संस्कृत में अनुवाद है, ये बच्चों के बहुत कम ही सही होते हैं, लेकिन फिर भी जो है 1 से 1.5 नंबर उसको मिल जाता है अगर आपने लिखा है तो आपको भी इस तरीके से लिखना है, छोड़ना नहीं है, इसलिए आपको भी 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो देख सकते हो अनुवाद लिखते समय भी बेटा वहाँ 4 से 5 सेंटेंस आते हैं, लेकिन सर हम लिखें किसका, ये भी तो मेन बात है। तो बेटा लिखें किसका, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो आपको याद रखना है जिसका लिख रहे हो क्वेश्चन जरूर लिखना बेटा। इन सब के देखो क्वेश्चन लिखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपना कर्तव्य सीख लो, ये देखो पठावा, तो क्वेश्चन जरूर लिखो जिससे कि एग्जामिनर को पता चल सके। आपकी कॉपी सिर्फ देखे वो प्रश्न पत्र पर ना जाए, कॉपी देख के वो चेक करता चला जाए, ठीक है। इससे कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। और देख लो इसी तरीके से लाइन छोड़ छोड़ के सब चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब सबसे बड़ा रोल याद रख लेना कि ऑलवेज कॉपी को लिखते समय बेटा एक बात जरूर याद रख लेना कि खंड खा प्रश्न संख्या 6 से हमको याद रखिए कि प्रश्न संख्या 6 से हमको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। सर क्यों प्रश्न संख्या 6 से क्यों स्टार्ट करना है बेटा, लास्ट तक जाते जाते हमारे निबंध और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है जो कि ज़्यादा नंबर की होती है। ये सब चीज़ें ना छूटें, इसलिए हम प्रश्न खंड खा से करना स्टार्ट करेंगे। खंड खा जब हो जाएगा तब खंड का पे जाएंगे, क्योंकि खंड का में आपको पता है जीवन परिचय इतना बड़ा लिखने पे तब जाके हमको 3 नंबर मिलता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पर्यायवाची सिर्फ 2 लिख दो तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो कौन सा सराले लिखना है, पर्यायवाची की जीवन परिचय, पर्यायवाची। इसलिए ये सब पर्यायवाची जितने भी सब चीज़ें होती है छोटी छोटी, ये खंड खा में आती हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमको यही हल करना है जिससे ये चीज़ें छूट ना पाए, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसलिए हम लोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो निबंध, अब निबंध ना छूटे तो भैया खंड खा से करना आपको जरूरी है। खंड खा बोल रहे हैं हम, ठीक है, खा से खरगोश वाला। तो ये सब चीज़ें खंड खा से करने से ये फायदा होता है, ये सब चीज़ें छूट नहीं पाती हैं, जो कि आपको अच्छे नंबर स्कोर करा सकती है। 6 नंबर, 6 नंबर का हमारा निबंध आता है, इंटर में 9 नंबर का आता है। तो निबंध देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा है। याद रखिएगा ऑलवेज राइट हैंड में PTO जरूर लिख दीजिएगा। कॉपी के राइट हैंड में, राइट हैंड वाली कॉपी में, राइट हैंड वाले पेज में PTO जरूर लिखिएगा। प्लीज टर्न ओवर का मतलब होता है ये, जैसे कि आप यहाँ पे यहाँ तक कर लिए, कभी कदार एग्जामिनर पीछे नहीं चेक करता, भूल जाता, सोचता यहीं तक था बस, तो उसको ये चीज़ लिखा दिखाई देगा, उसको ये समझ में आ जाएगा मतलब अभी पीछे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जरूर लिखनी है जिससे कि आपको सब चीज़ों का अंदाजा हो सके, ठीक है। तो देखो निबंध कितने प्यारे ढंग से लिखा है। हेडिंग पढ़ी हुई है भैया, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आपके सामने देखो, ब्लैक पेन से पढ़ी है, उसके नीचे ब्लू स्केच लाइन, आपको भी ऐसे ही लिखना है। उसके बाद मिडल हेडिंग निबंध लिख रहे हैं, निबंध किस पे निबंध लिख रहे हो वो भी हेडिंग के साथ। उसके बाद संकेत ब्लैक पेन से, उसके बाद देखो पहली हेडिंग प्रस्तावना, इतनी चीज़ें लिखनी है। और याद रख लेना निबंध अगर आप लिख रहे हो तो 6 नंबर के लिए 4 पेज का निबंध होना आवश्यक है, ठीक है। और जो 9 नंबर के उनके 5 साढ़े 5 पेज का निबंध होना आवश्यक है इंटरमीडिएट के लिए। अब देखो हेडिंग कितने अच्छे से डाला है, कोई भी आपका अंदर का मैटर ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि 55 लाख कॉपियाँ चेक करनी बेटा, 55 लाख कॉपियाँ चेक करने में कोई भी इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ता है, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो भैया आप खाली हेडिंग का खेल है, और बीच में कोटेशन जरूर होनी चाहिए, कोटेशन जरूर देना, ठीक है। तो जल प्रदूषण से हानि, देखो इतना गजब का लिखा है, कितने पेज का है, देखो 1 पेज आगे था और 1 पेज ये हो गया, 2 पेज का हमारा ये निबंध हो गया। अभी और भी लिखा है, ये देखो पहला पेज, उसके प्रस्तावना इतना बड़ा लिखा है। हेडिंग पढ़ी होनी चाहिए, मैटर अच्छा होना चाहिए, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जल प्रदूषण से बचाओ, हेडिंग बाय हेडिंग सब चीज़ें लिखनी है। जल प्रदूषण कैसे फैलता है आपको दिख रहा है, ये सब चीज़ें देखो हेडिंग। उसके बाद भैया 55 लाख में से सिर्फ हमारे ख्याल से 3-4 ही बच्चा ऐसा है जिसके पास ऐसा दिमाग होगा, और वो भी यूपी 78 क्लासेस का जो जुड़ा हुआ बच्चा है वही ये कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी हमारे यूपी 78 क्लासेस के हिस्से हैं, तो आप सभी लोग को मैंने ये बता दिया। आप लोग अब आज से ये करेंगे जरूर क्या, कि जैसे जल प्रदूषण पे आए, किसी भी टॉपिक पे आ गया, देखो इसने पहली बात तो 4 पेज का भैया निबंध लिख दिया है। याद रख लेना हेडिंग ब्लैक पेन से होनी चाहिए। कभी भी कॉपी जब मिले बेटा, तो याद रख लेना कि 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें पूरी कॉपी भर में दोनों तरफ लाइन खींच डालो ब्लैक स्केच से, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है मार्जिन लाइन जिसको बोला जाता है। ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, पहले दोनों तरफ लाइन स्केच खींच डालो, ठीक है, ब्लैक स्केच से लाइनें खींच डालो, जिससे कि बाद में समय नहीं रहता, आप लोग ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं और कॉपी बेकार लगती है। पहले तो लाइन खींच डालो, उसके बाद याद रख लेना जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता जाए वैसे ही ब्लू स्केच से लाइन खींचते हुए चलो, वैसे ही तुरंत ये काम करना है। जब पूरा बच्चा क्या करता है, पूरा जब लिख लेता है तब खींचता है लाइन, गलत हो जाता है लास्ट तक जाते जाते बेटा। गलत क्या चीज़ें, फिर टाइम बचता नहीं है और लाइन खींच नहीं पाती है, और कॉपी जो हम सोच रहे थे जिस ढंग से लिखने के लिए उस ढंग से कॉपी नहीं लिख पाती है। तो आपको कॉपी अगर उस ढंग से लिखनी है बेटा, तो एक बात मेरी बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी ध्यान से, क्या कि ऑलवेज बेटा क्या करना है, हमको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे वैसे ही स्केच करते हुए चलते चलेंगे साथ में ही, ठीक है। तो देखो निबंध कितना प्यारा लिखा है, 4 पेज का 1 पेज ये है। हेडिंग जरूर होनी चाहिए, ब्लू स्केच से लाइन होनी चाहिए, देखो है ये है। उसका उपसंहार है भैया, उपसंहार लास्ट में जरूर होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है डायग्राम, लेकिन हम आपको
हमको तो ज़रूर दिखाई दिया था, लेकिन हमने यहाँ जो फोटो खींची है वो क्लियर नहीं आ पाई है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ से हिंट मिल रही है क्या कि भैया एक चीज़ हमें समझ में आई सर कि हम कुछ नया कर सकते हैं, और नया आपको यूपी 78 क्लासेस ही सिखा पाएगी क्या। ये उपसंहार जो लिखा हुआ है, उपसंहार में आप देखो यहाँ पे 6 में से 6 नंबर इसको मिले, वेरी गुड भी दिया गया है। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। देखो यहाँ पे एक अर्थ का डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर धरती माता की कुछ फोटो बनी थी, यहाँ पे नल बनाया गया था, और रक्षा बचाओ ये वाटर है। तो इसने जल प्रदूषण पर निबंध लिखना था, तो उसने आपको हम बता दें कि 55 लाख में से सिर्फ 5-10 बच्चा ऐसा होगा जिसके पास ऐसा दिमाग होगा कि लो हम लोग डायग्राम भी बना लें। तो बेटा अगर आप डायग्राम बना रहे हो, कोटेशन लिख रहे हो और कुछ अलग से चीज़ें दिखा रहे हो, एग्जामिनर 50,000 कॉपी चेक करता है, 50,000 में उसको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ आपकी कॉपी में दिखाई दे रही, इसका मतलब आप एक यूनिक पर्सन जैसा काम कर रहे हो, बिल्कुल स्पेसिफिक काम कर रहे हो। तो आपको स्पेसिफिक बनना है तो आपको यूपी 78 क्लासेस की साथ जुड़े रहना है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप जुड़ चुके हो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हिस्सा बनना है, टीम का एक हिस्सा बनना है। इसी तरीके से सब सब्जेक्ट की आपको कॉपी दिखाई जाएंगी। आपको हिंदी देखिए पहले तो भैया हमारे 4 पेज का सर, ये 4 पेज का इसने बच्ची ने निबंध लिखा है, इसीलिए तो 6 में से 6 नंबर मिले हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 4 पेज का निबंध होना चाहिए। देख सकते हो, पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज। इस तरीके से देखो इसने निबंध लिखा हुआ है। आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। मार्जिन लाइन होनी चाहिए, फिर से सुनो, मिडल हेडिंग होनी चाहिए, ऑलवेज ब्लैक पेन से, ना कि ब्लैक स्केच से। ब्लैक पेन से लिखना है जिससे कि पीछे ना छपे, ब्लैक स्केच से लिखोगे पीछे छप जाएगा, और जब पीछे लिख रहे होगे तो वो चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, कॉपी देखने में बेकार लगेगी। तो इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। देखो निबंध 4 पेज का, 3-4 पेज का आपको भी लिखना है। अगर आप हो सकता है तो डायग्राम जरूर बनाओ, जिससे कि अगर 3 पेज का भी लिखे हो डायग्राम बना रहे हो तो एग्जामिनर 2 नंबर तो आपको डायग्राम का ही दे देगा खुश होकर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैटर भले कम है, लेकिन डायग्राम बना दिया तो आपको 2 नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सब चीज़ें होती हैं। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या लिखा है। ज्योति जवाहर इन्होंने लिखा है। अच्छा, ज्योति जवाहर देखो सर कितना बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ सर, इनकी ये सब चीज़ें छूटी क्यों नहीं? हमारी तो छूट जाती थी बेटा। फ़ायदा यही हुआ कि हमारा ये तरीका है, आपको अपनाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से नंबर लाने हैं, देखो 96 है बच्ची के, आपको भी 96 लाने हैं। किस तरीके से लाने होंगे समझिएगा कि खंड खा से ऑलवेज चीज़ें लिखनी है, खंड खा से लिखनी है, और ब्लैक पेन से हेडिंग पड़ी होनी चाहिए। ब्लैक पेन से हेडिंग पड़ी होनी चाहिए बेटा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ब्लैक पेन से, देखो ब्लैक पेन से हेडिंग पड़ी है, और हेडिंग के नीचे ऑलवेज स्केचिंग होनी चाहिए, वो भी ब्लू स्केच से। दोनों तरफ मार्जिन लाइन होनी चाहिए, और जो आपको मैटर याद है वो मैटर बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना है। ये देखो बच्चे ने लिखा हुआ है ना, तो ये देखो आप सभी देख सकते हैं, हेडिंग जरूर पड़ी होनी चाहिए। ये देखो बच्चे ने इस तरह स्पष्ट लिखा है। आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी और आपको ये सब चीज़ें दिख रही होंगी क्या कि पूरी कॉपी में आप सभी बच्चे देख सकते हैं, पूरी कॉपी में कहीं पे भी बेटा इस जगह कोई चीज़ नहीं लिखी गई, तो आपको भी इस जगह कोई चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। डन है तो हाँ ठीक, डन हो गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो 1 पेज का लिखा ज्योति जवाहर, उसके बाद ये दूसरा पेज है, हेडिंग पड़ी है, और आपको ये भी दिख रहा होगा कोटेशन भी पड़ी है सर। आज़ादी की मुमताज़ जिसे अपनों प्राणों से लिखा है, आज़ादी की मुमताज़ जिसे अपने प्राणों से प्यारी है, उस पर मुमताज़ सहित यह शाहजहां बलिहारी है। तो कोटेशन जरूर लिखिए, कोटेशन और हेडिंग के नंबर भी मिलते हैं आपको। तो बच्चे ने कोटेशन लिखा है, देखो कितनी सुंदर राइटिंग में, तो कोटेशन आपको भी यूज करनी है पेपर में। देखो उसके बाद उसने ये 3 पेज का समझ लो ज्योति जवाहर लिखा हुआ, आपके सामने दिख रहा होगा ये सब चीज़ें। 3 पेज का ज्योति जवाहर लिखा हुआ है। ठीक है, 3 पेज का लिखा है, क्या कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या जंगल से पर्वत तक फैली है। मतलब सर आपको एक बात याद रख लेनी है कि कोटेशन का भी यूज करना होता है सर, कोटेशन भी लिखनी होती है। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे भी उसने कोटेशन लिखी, और बेटा यहाँ पे भी कोटेशन लिखी। तो ज्योति जवाहर देखो कितने गजब तरीके से हम बता रहे हैं। हेडिंग ब्लैक पेन से होनी चाहिए, साइड हेडिंग होनी चाहिए, इधर कुछ नहीं लिखना है, मार्जिन लाइन के अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है बेटा हमको क्या कि हेडिंग जरूर होनी चाहिए, हेडिंग के नीचे ब्लू स्केच होनी चाहिए। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा लिखा है। तो ये देखो यहाँ कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ऑलवेज नीचे ब्लैक स्केच से लाइन खींचनी है। ब्लैक स्केच कहाँ कहाँ यूज करना है सर? 2 ही जगह यूज करना है। मार्जिन लाइन खींचते समय ब्लैक स्केच का यूज होना है। क्वेश्चन का आंसर जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके नीचे ये देखो ब्लैक स्केच से लाइन खींचनी है। ठीक है, इतना आपको काम करना है। ब्लू स्केच कहाँ यूज करना है? जितनी भी हेडिंग है कॉपी में, जितनी भी हेडिंग आपने लिखी है वहाँ आपको ब्लू स्केच खींचना होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्या
कि यहाँ पे भैया प्रश्न, अब देखो हमारा खंड खा कंप्लीट हो गया सर। देखो खंड खा में यही सब तो चीज़ें आती हैं हमारा, खाली आप देखे होंगे लास्ट में खाली ज्योति जवाहर क्वेश्चन बचता है। तो ये देखो खंड खा इसने पूरा सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट कर दिया है। और आपको याद रखना है, अगर खंड खा स्टार्ट करो, जब तक खंड खा हो ना जाए तब तक खंड का के एक भी क्वेश्चन नहीं छूने हैं, ठीक है। खंड खा पूरा कंप्लीट करने के बाद खंड का के करने हैं। क्यों सर? क्योंकि आप इधर उधर, इधर का उधर, उधर का इधर ऐसे लिख रहे होगे, तो आपको याद रख लेना है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर आप इधर उधर सब चीज़ें लिख रहे हो तो एक बात याद रखना, क्या होता है कि चीज़ें जो होती है फिर एग्जामिनर को भटकना पड़ जाता है चीज़ें ढूंढने के लिए। जब एग्जामिनर भटकता है तो उसकी थिंकिंग निगेटिव हो जाती है। तो थिंकिंग निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको जब तक खंड खा कंप्लीट ना हो जाए तब तक खंड का को नहीं स्टार्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खंड खा इसका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो खंड खा कंप्लीट हो गया है। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग खंड का की, किसकी बात करेंगे? खंड का। और खंड का में देखो भैया प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 से इसने डाली, हेडिंग जरूर डालना बेटा, हेडिंग बाई हेडिंग सब चीज़ें लिखनी। देखो प्रश्न संख्या 1 का इसने लिखा हुआ है इधर, ठीक है। देखो क्वेश्चन जरूर लिखना किसकी, बच्चा हम कॉपी चेक कर रहे थे 2-3 बच्चों की, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत से बच्चे डायरेक्ट ये आंसर लिख रहे हैं। अरे भैया किसका आंसर लिख रहे हो ये तो बताओ, किसकी रचना लिख रहे हो ये तो बताओ। तो क्वेश्चन लिखना जरूरी है। तो बाण भट्ट की याद में कहता ब्लैक पेन से, उसके बाद उसका आंसर ब्लू पेन से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। तो ये जो है क्वेश्चन ब्लैक पेन से और उसका आंसर ब्लू पेन से होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो सभी हेडिंगें, जितनी भी हेडिंगें पढ़ी हैं सब ब्लैक पेन से पढ़ी हुई हैं। आपको हेडिंग जरूर डालनी। प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 1 का गा, प्रश्न संख्या 1 का घा, प्रश्न संख्या 1 का डा, सब हेडिंग पढ़ी है, लाइन बार से हेडिंग पढ़ी। कितनी सुंदर कॉपी लग रही है, आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के खा में हमारा क्वेश्चन आता है कि सत्य पहचान के लिखिए, तो बच्चा क्या करता है, पहले चारों ऑप्शन लिख लेगा, उसके बाद उनमें टिक लगाता है सत्य। ये है गलत है बेटा ये चीज़। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन उतारना है, आंसर लिख देना है, उसके बाद उसके आगे सत्य लिख देना है, ये ऑप्शन सही है। एग्जामिनर ऐसे देख के नंबर दे देगा। और देखो कितने अच्छे से आपको हम कॉपी से लिए दिखा रहे हैं, आपको इसी वे को अपनाना है। और पूरे 96 नंबर बच्ची के हैं, समझ लो 90 में 100 आउट ऑफ 96 हिंदी में बहुत होता है, इतना आपको पता है ना। तो आप भी इतना ला सकते हैं अगर आप ये वे अपनाएंगे तो इस तरीके से हेडिंग है। देखो बच्चे ने डाली, आपको भी हेडिंगें डालनी है, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आप देखो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 में सभी हेडिंगें पढ़ी हुई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हुई हैं चीज़ें। ये देखो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा था कि छायावाद काल के रीतिकाल के 2 कवियों का नाम तो इन्होंने लिखा है, बनारसी दास, केशवदास। तो क्वेश्चन अगर एक हो तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, लेकिन जब 4-4 रचनाएं दे देता, बोलता है रचयिता का नाम लिखो, तो आपको पहले तो रचना लिखनी होती है, उसके बाद रचयिता का नाम लिखना होता है। तो ये बात आपको बेटा याद रखनी होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आ गई। तो इस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग करने के बाद देखो क्वेश्चंस के नीचे भी बच्चे ने लाइन खींची है, देखो कितनी अच्छी बात है। इस तरीके से आपको भी याद रखना है, क्वेश्चन जरूर लिखना है। आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है? तो पहले आंगन के पार द्वार क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ब्लू पेन से उसकी रचना लिख दी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी की। युगांत किसकी रचना? सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये सब चीज़ों का जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, आंसर लिखने के बाद ऑलवेज नीचे ब्लैक स्केच से लाइन खींचनी है। ये देखो नीचे लाइन खींची हुई है, आपको ब्लैक स्केच से, ब्लैक स्केच फिर से बोल रहे हैं 2 जगह यूज करना, मार्जिन लाइन में और आंसर कंप्लीट होने के नीचे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पे भी लाइन खींचेगी बेटा, आंसर कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक स्केच से लाइन खींचनी, बच्ची भूल गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें लिखनी। उसके बाद व्याख्या देखो कितने सुंदर वे में लिखी। प्रश्न संख्या 3 का है ना। तो सबसे पहले संकेत डालो, सब हेडिंग इधर ही पढ़ेंगी, इधर कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है, इधर कुछ नहीं लिखना होता है, याद रखिएगा। सब हेडिंग उधर ही पढ़ेंगी, जितनी हेडिंग है सब इधर ही पढ़ेंगी। उसके बाद बेटा क्या करना है, प्रश्न संख्या 3 का हेडिंग डाली, मिडल हेडिंग, उसके बाद संकेत आपको पता कैसे लिखा जाता है। स्टार्टिंग 2-3 अच्छा लिखने के बाद डैश 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 करने के बाद लास्ट के कुछ वर्ड लिखने होते हैं। संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता, अब देखो यहाँ बच्चे ने गलत लिखा, रचयिता यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे लेखक होगा। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कॉपी आप बिल्कुल समझ लो, इतनी ध्यान से नहीं चेक होती है। एग्जामिनर देखो, हमने भी कॉपी चेक की तो हमने क्या देखा, सिर्फ हमने ये देखा कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी जाती। और याद रखो कभी पाठ का नाम ब्लू पेन से ना लिखना और लेखक का नाम ब्लू पेन से ना लिखना, ब्लैक पेन से लिखना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जैसे ये छोटी गलती बच्ची ने कर दी, रचयिता लिख दिया, तो हमारे दिमाग यहाँ गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमको खाली क्या देखना था, हमारा टारगेट था पाठ का नाम और लेखक का नाम, हमें 2 नंबर इसी में देने खाली बस। तो हमने देखा तो ये दोनों चीज़ ठीक लिखी थी तो हमने दे दिए। लेकिन अगर बच्चे इसको नीले पेन से लिखता तो हम ढूंढ ही ना पाते, तो हमको पूरा पढ़ना पड़ता। क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत
मुद्रित है, उसके रचयिता, तो यहीं पे हमारा दिमाग भटक जाता और हम यहाँ पे नंबर काट देते। तो यहाँ पे बच्चे के अगर नंबर नहीं कटे हैं तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है नंबर ना कटने का बेटा। उसने ये जो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा है ब्लैक पेन से लिखा है, तो आपको भी ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद व्याख्या देखो आप कितनी गजब तरीके से लिखी भैया, इतनी बड़ी व्याख्या। तो 2 नंबर के लिए उसने इतना बड़ा व्याख्या लिख दिया है। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, आप 4 से 5 लाइन की व्याख्या लिखना, अपने शब्दों में लिखना होता है व्याख्या को। उसके बाद 3rd क्वेश्चन आता है, उसी पैसेज में मिल जाएगा इसका आंसर, तो इसने ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें लिखनी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय भैया लिखने का बहुत सिंपल वे आपके सामने हम लेके आए। बच्ची ने लिखा है, ये हमारे द्वारा सिखाया गया यहाँ के बच्चों को, ठीक है। तो आपको किस तरीके से सब चीज़ें लिखनी है, यही आपका टारगेट होना चाहिए बेटा कि जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहले तो हेडिंग डालो जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय लिख रहा है वो भी हेडिंग पड़ेगी। और देखो बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, कितना गजब का दिमाग लगाया। लेखक परिचय एक दृष्टि में, लेखक का परिचय वो एक दृष्टि में दिखाना चाहती है। देखो मतलब एग्जामिनर को खाली मतलब होता है जन्म से, जन्म स्थान से, शिक्षा से, पिता का नाम, माता का नाम, रचना एक जरूर देखेगा, 2 रचनाएं लिखी होनी चाहिए, और मृत्यु कब हुई थी। इतनी चीज़ें अगर आपकी लिखी हैं, 1 से 1.5 पेज आपने लिख दिया उसका जीवन परिचय, तो आपकी सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जीवन परिचय लिखना बेटा, हेडिंग बाई हेडिंग सब चीज़ें हैं, जितनी हेडिंग है सबके नीचे ब्लू स्केच लाइन खींचिए, आपको कॉपी सुंदर लग रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सब चीज़ें लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड में देखो यहाँ पीटीओ लिखा दिखाई दे रहा है, तो आपको भी पीटीओ जरूर लिखना है, राइट पेज है। उसके बाद जीवन परिचय उसने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, वो तो हमारा खाली बॉक्स में जो चीज़ें लिखी होती है वो उसने एक पेज में भर दिया, आपको भी इस तरीके से लिखना। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग बाई हेडिंग जरूर लिखना पड़ेगा बेटा। आप बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग नहीं डालते, ऐसे ऐसे लिख देते हो जैसे क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है, बिल्कुल किचपिचा देते हो, खिचड़ी पका देते हो। कुछ अलग करके दिखाना होगा, तब एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो हेडिंग जरूर पढ़ी होनी चाहिए, हेडिंग पढ़ी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना गजब तरीके से सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको भी लिखनी होती है इस तरीके से, हेडिंग डाल के सब चीज़ें लिखनी है। जीवन परिचय आपको अगर चाहिए लिखा लिखाया किस पैटर्न से लिखते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और या फिर वहाँ पे ना मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल UP78 क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। UP78 क्लासेस टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है फॉर्मेट इसका, तो आप देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कैसे लिखा जाता है, हेडिंग बाई हेडिंग सब चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लिखने के बाद बेटा क्या करना है, देखो निधन सब चीज़ उसने कितनी गजब तरीके से दी है। सब हेडिंग के नीचे ब्लू स्केच से लाइन है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ब्लैक स्केच से लाइन है, तो आपको भी यही वे अपनाना है। उसके बाद दूसरा जीवन परिचय कवि का लिखा है, क्या जीवन परिचय कवि का लिखा है महादेवी वर्मा, हेडिंग जरूर पढ़ी होनी चाहिए ब्लैक पेन से। कवित्री परिचय एक दृष्टि में, ये देखो कितना गजब का लिखा है। ये सब चीज़ें आपको पॉइंट हम इसलिए दिखा रहे हैं, आपको भी ये पॉइंट याद रखना एग्जाम टाइम करते समय। पीटीओ डालना है राइट पेज में। उसके बाद क्या कर रहा है बेटा, क्या करना है कि यहाँ तो ये बॉक्स वाली चीज़ें लिख दी, चलो ठीक है। उसके बाद आपको 1 से 1.5 पेज का बेटा यहाँ पे जीवन परिचय लिखना होगा। देखो यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय, कितना गजब तरीके से लिखा है बच्चे ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हेडिंग बाई हेडिंग सब चीज़ें लिखनी है, और हेडिंग ऑलवेज ब्लैक पेन से, किससे, ब्लैक पेन से होनी चाहिए, और हेडिंग के नीचे ब्लू स्केचिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लिखा है, ये देखो है, ये पूरा तरीका इसने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद जो है, उसके बाद बेटा ये देखो हमारा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपके इंटर में ही पूछा जाता है, ये देखो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 4 व्याख्या लिखने के लिए आती है। यहाँ पे भी इसके 1 नंबर कट गया, सर क्यों काट दिए इसके 1 नंबर, बेटा यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है क्लास 10th और 12th वालों को। काव्यगत सौंदर्य किसमें, जब पद्य की व्याख्या कर रहे होते हैं, काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है, उसके 1 नंबर मिलते हैं। तो अगर ये काव्यगत सौंदर्य लिख देती तो उसको 1 नंबर इसमें मिल जाते, तो 98 नंबर आ जाते। तो आपको हम बता रहे हैं, आप तो ला सकते हो, यहाँ गलतियाँ हो गई हैं उससे, तो आप तो स्कोर कर सकते हो, हम तो आपको बता रहे हैं ना। तो 98 काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखना। तो पद्य की व्याख्या प्रश्न संख्या 4 हेडिंग पढ़ी है। उसके बाद आपको संकेत दिख रहे हैं, आपको ये संकेत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देख सकते हो आप लोग संकेत, ये संकेत पढ़ी हुई हेडिंग, संदर्भ हेडिंग पढ़ी, हेडिंग नीचे ब्लू स्केचिंग है, व्याख्या हेडिंग पढ़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। उसके बाद क्या है, संदर्भ अंदर्भ डालने के बाद व्याख्या भी इसने लिखी कितने गजब तरीके से। सूरदास जी कहते हैं उद्धव मन्ना भय 10-20, श्री कृष्ण के प्रभु जी के चरणों की बात कही गई है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपने मन से लिखनी है व्याख्या में, लेकिन संदर्भ संकेत ये सब हेडिंग है जरूर इस साइड पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। मार्जिन लाइन के इधर कोई चीज़ का यूज नहीं करना, इधर की ओर, ठीक है। मार्जिन लाइन के जो है हम आपको दिखा दें फिर से,
कि मार्जिन लाइन में इधर की ओर कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी है, सब चीज़ें इधर की ओर लिखनी, चाहे हेडिंग हो चाहे कुछ भी हो। और हेडिंग के नीचे ऑलवेज क्या होना चाहिए, ब्लू स्केचिंग होनी चाहिए, दोनों तरफ मार्जिन लाइन होनी चाहिए। यही सब चीज़ें आपको पेपर में 95 का स्कोर करा सकती है। देखो यहाँ पे इसने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है और टारगेट होना चाहिए कि हमारा 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाए। सर क्यों? क्योंकि आपका पहला ही दिन होता है हिंदी का पेपर का और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में साइन और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको पहला पेपर जो है 2 से ढाई से मतलब 2.5 घंटे 2:45 पौने 3 घंटे में ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। 2 घंटे में अगर आप ये सब खंड खा और खंड का तक की चीज़ें कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी ये भी चीज़ें क्या हैं, सब बेस्ट है। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट आ गए हैं यहाँ पे, देख लो एक बार, फिर से एक बार कॉपी देख लो आप लोग। ये कॉपी है, ये देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से सब चीज़ें लिखी गई है ना। ये देखो कितने अच्छे से लिखी गई हैं। हेडिंग आप देख सकते हैं, हम कॉपी दिखा रहे हैं आपको, अब खुद ही पता चल गया होगा किस तरीके से चीज़ें लिखनी होती हैं, देख सकते हैं आप सभी बच्चे। तो इन सब चीज़ों को विशेषतर रूप से ध्यान देना। हेडिंग होनी चाहिए, कोटेशन होनी चाहिए, और भी कुछ चाहिए। तो हमारी मैराथन आज होने वाली है आदर्श सर की, तो मैराथन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक क्लास पूरी हिंदी खल्लास हो जाएगी आज की क्लास में। कल इंटर की हुई थी तो इंटर में पूरा बच्चे प्रसन्न हो गए, 95 नंबर तो ऐसे ही फोड़ देंगे जिसने बच्चे ने देखी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आज हाई स्कूल की है। तो इस तरीके से देखो हम कॉपी दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको कॉपियाँ लिखनी है बेटा। तो ये देखो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बच्चे के 98 भी नंबर आ जाते हैं अगर ये आपका सौंदर्य और 1-2 चीज़ें और ठीक लिख देती। तो यहाँ पे नंबर कटे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके नहीं कटेंगी, आपको दिखा दिया मैंने क्या करना है। तो इस तरीके से बेटा कॉपी लिखनी होती है, ठीक है। तो आपको कॉपी जरूर लिख लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर पसंद आया हो। कॉपी लिखने का वे आपको यूनिक दिखाया गया सब चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से कॉपी लिख के आनी है आपको। राइट हैंड पेज पे PTO जरूर लिखा होना चाहिए। प्लीज़ टर्न ओवर इसका मतलब होता है, फिर से बता रहे इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ टर्न ओवर। सर ये क्यों लिखते हैं? मतलब जैसे कि कभी कभार एग्जामिनर सोचता है आपका बस यहीं तक लिखा है, सोचता है कि खाली आपने यहीं तक लिखा हुआ है, उसके पीछे पेज पलटता ही नहीं। लेकिन अगर आपने प्लीज़ टर्न ओवर लिख दिया राइट पेज पे तो वो ये समझ जाएगा पीछे भी कुछ चीज़ें लिखी है, तो पीछे जाके भी चेक करेगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ों का विशेषतर रूप से ध्यान देना है। तो आपको कॉपी लिखना, उम्मीद है आपको कॉपी लिखना पसंद आया होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस बच्चे के नंबर आए हैं 96.5, है ना, हाँ 65.5, मतलब 66 मार्क्स आए हैं इनके 70 आउट ऑफ। 4 नंबर कम है, 1 नंबर का आपका सौंदर्य का कट गया, 1-2 नंबर उधर से कट गया विभक्ति वचन के। तो आपसे ये गलतियां नहीं होंगी अगर आपकी तैयारी पूरी होगी। तो इस तरीके से बेटा कॉपी लिखनी है। आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए हो तो आपका संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर होगा ही आपके पास। तो इस तरीके से कॉपी जरूर लिखिए। सभी बच्चों को शेयर करिएगा इस वीडियो को, वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।